मैं यशवंत दुबे आज आप लोगों को कक्षा 12 का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझाएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? सबसे पहले आप आ जाइए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। फिंगरप्रिंटिंग का अर्थ होता है जैसे आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड में क्या करते हैं, बायोमेट्रिक फिंगर लगा करके हम आसानी से किसी व्यक्ति का उसका फिंगर लगा करके पूरा डाटा उसका मतलब देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग का मतलब अंगुल छापी तो होता है, लेकिन डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग होना है। किसी व्यक्ति विशेष के अंगूठे का फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाता है। इस व्यक्ति के डीएनए का जो है उसका डीएनए का फिंगरप्रिंट निकाला जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति के बारे में उसके बारे में पहचान की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सर्वप्रथम ये प्रक्रिया किसने चालू की, इसके बारे में बताएंगे। सन 1985 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक एलेक जेफरी ने सर्वप्रथम इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया चालू किया था। एलेक जेफरी ने सन 1945 में, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया चालू की। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है, इसके मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्या है, यानी क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इससे फ़ायदा क्या है, इसके बारे में पहले समझ लें। इसके बाद तब आगे हम इसकी प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जैसे अस्पताल में किसी को जब बच्चे का जन्म होता है, पता लगा लड़का हुआ है, किसी को लड़की हुई, वहाँ पर अस्पताल में बच्चों की चोरी सबसे अधिक होती है। पता लगता है उनका लड़का पैसा लेकर के उनको दे दिए, उनका लड़का उनको दे दिए। जच्चा को पता नहीं रहता कि वो हमारा लड़का है या दूसरे का है। उसको तो जो मिला बाद में साफ करके जो मिलता है वही अपना पहचानती कि ये हमारा लड़का है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से जिसका लड़का ओरिजिनल जिसका लड़का होता है उसके गार्जियन उसके माता पिता को इसके माध्यम से दिया जाता है, या इस प्रक्रिया के माध्यम से ओरिजिनल उसके माता पिता की पहचान, यानी बच्चे और माता पिता की पहचान के अनुरूप उस बच्चे को आसानी से ढूंढने में पता मिलती है कि ये बच्चा इस गार्जियन का है, इस माता पिता का। दूसरा, कभी भी वल्दियत झगड़ा होता है किसी परिवार में कि ये कोई व्यक्ति है उस यानी वो एक पिता के ही संतान है या उनके माता पिता में अंतर है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता चलता है कि इस व्यक्ति के माता पिता कौन है या नहीं, मतलब इस परिवार के हैं या नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से उसके जैसे पैतृक विवाद होता है, घरेलू कला होता है, जिसमें हिस्सा हंसिया का वो रहता है कि इनको मिलना चाहिए, एक ही पिता की संतान है या नहीं है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से क्लियर हो जाता है कि मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो चारों एक ही पिता के हैं या भिन्न पिता के हैं। इसके माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से वल्दियत का निस्तारण होता है। वल्दियत की पहचान होती है। वल्दियत की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, की पहचान की जाती है। दूसरा पॉइंट, अस्पताल में खोए शिशु की पहचान उनके यानी उनके माता पिता अस्पताल में खोए शिशु की पहचान करके उनके माता पिता को शिशु को दिया जाता है। माता पिता को शिशु दिया जाता है, माता पिता को शिशु दिया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से। अगला पॉइंट,
डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या रोल है। डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी कोई घटना हुई, कोई अपराध हुआ है तो उसमें अपराधी, मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है, जो अपराधी है उस अपराधी की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से की जाती है। या कोई बलात्कारी है तो बलात्कारी की पहचान किसके माध्यम से की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से की जाती है। तो अगला क्या पहचान, मतलब कि इससे डीएनए फिंगरप्रिंट का वो क्या है, इससे फायदा क्या है, अपराधी या बलात्कारी की पहचान की जाती है। इन चीज़ों में सुविधा होती है डीएनए फिंगरप्रिंट। जैसे कोई भी प्रक्रिया चालू होती है तो यदि उसका कोई लाभ होता तभी प्रक्रिया चालू की जाती है, तो डीएनए के माध्यम से, डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की वल्दियत की पहचान की जाती है या पहचान की जा सकती है कि ये संतान इन्हीं माता पिता के हैं या अन्य के हैं। दूसरा, अस्पताल में यदि कोई बच्चा पता लगता है कि वहाँ डॉक्टर या नर्स के माध्यम से एक बच्चे को दूसरे गार्जियन माता पिता को दे दिए, दूसरी लड़की को दूसरे को दे दिए, पैसा लेकर के, ऐसा करने यदि होता है तो उस बच्चे को भी डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से पहचान करके उसके वो ओरिजिनल माता पिता को, बच्चे को हैंड ओवर किया जाता है। अगला, कोई अपराध हुआ है, कहीं क्राइम हुआ है तो अपराधी व्यक्ति या जो कहीं पर बलात्कारी व्यक्ति है, रेपिस्ट है, तो इनकी पहचान करके उनको आसानी से दंड देने में सुविधा मिलती है। ये डीएनए फिंगरप्रिंट से लाभ है। इसी प्रकार से अन्य लाभ है। तो अब आगे हम आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। ये डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, यानी कैसे की जाती है, ये प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें क्या क्या कैसे किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट में, प्रिंटिंग में। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ध्यान दें, जितने भी पूरे विश्व में जितने भी ह्यूमन हैं उनमें 99% डीएनए जो होते हैं ये सेम होते हैं। कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। सभी व्यक्तियों में 99.9% डीएनए एक जैसे होते हैं। कैसे, एक जैसे। जितने भी पूरे विश्व में व्यक्ति हैं उनमें 99% डीएनए एक जैसे होते हैं। जैसे कोई डीएनए आँख का है, कोई कान का है, कोई हाइट का है, और हाइट का डीएनए सब में पाया जाता है, आँख का डीएनए सब में पाया जाता है, कान का डीएनए, यानी इस प्रकार से 99% डीएनए सभी व्यक्तियों में एक जैसे होते हैं। किंतु 0.1% डीएनए ये 0.1% डीएनए प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जो डीएनए एक जैसे होते हैं इन डीएनए को क्या कहते हैं, कोडिंग डीएनए। 99% डीएनए एक जैसे होते हैं, सभी व्यक्तियों में एक जैसे होते हैं। इस डीएनए को हम कोडिंग डीएनए कहते हैं। कोडिंग डीएनए किस नाम से जाना जाता है, कोडिंग डीएनए के नाम से जाना। इनसे किसी न किसी शारीरिक लक्षण, इन डीएनए के द्वारा कोई न कोई शारीरिक लक्षण निहित होता है और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। और जो 0.1% डीएनए होते हैं इनको नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। नॉन कोडिंग डीएनए, इस डीएनए को नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। इसके द्वारा कोई भी लक्षण, इसमें कोई भी लक्षण निहित नहीं होते हैं। ये सब में, सभी जीवधारियों, सभी व्यक्ति में पाए जाते हैं और सब में एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए इनको नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। अब इसमें कैसे क्या प्रक्रिया होती है, सबसे पहले डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की मैकेनिज्म पर आ जाते हैं। इसके मैकेनिज्म पर
डीएनए प्रिंसिपल, पहले सिद्धांत पर आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसका सिद्धांत के बारे में आ जाए तो यानी जो 0.1% डीएनए होता है, प्रत्येक व्यक्ति में 0.1% डीएनए होता है। ये लगभग 3 × 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 3 × 10⁶ बेस पेयर। इतने नहीं क्षारक युग्म न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाते हैं। 0.1% डीएनए में जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है, इसमें 0.1% जो डीएनए होता है, इसमें 3 × 10⁶ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें और ये सभी व्यक्ति में एक जैसी, इसकी संरचना एक जैसी नहीं होती है। इसी के आधार पर हम किसी व्यक्ति में डीएनए की पहचान दूसरे व्यक्ति के डीएनए से करते हैं कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, और हम आसानी से अपराधी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। अगला पॉइंट हम आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सबसे पहले यानी जो सैंपल लिया गया है, जो अपराधी व्यक्ति का सैंपल लिया गया है, उस सैंपल को से प्राप्त जो डीएनए होता है, चाहे उस अपराधी व्यक्ति का ब्लड के छींटे हों, सैंपल में क्या लिया जाता है? जो ब्लड का छींटा होता है, यानी ब्लड होता है, ब्लड स्पॉट, ब्लड से जो डीएनए प्राप्त होता है, या यानी बाल या रोए की जो जड़ें होती हैं, उससे उसका सैंपल लिया जाता है, उसमें डीएनए पाए जाते हैं। या सीमेन जो होता है व्यक्ति का, बलात्कारी व्यक्ति का जो सीमेन होता है, उसमें जो डीएनए होता है, यानी इन तीनों से डीएनए हम प्राप्त करते हैं अपराधी व्यक्ति का। ठीक, इन तीनों से हम डीएनए प्राप्त करते हैं। सीमेन से डीएनए प्राप्त कर सकते हैं, ब्लड से डीएनए प्राप्त कर सकते हैं, या जो उसके हेयर होते हैं या मांस पार्टिकल जो भी पाए जाते हैं वहाँ पर, उन सबसे हम डीएनए प्राप्त कर सकते हैं। तो अपराधी व्यक्ति है या जो भी आरोपी है, उससे उसका जो भी सैंपल हमें मिला, उससे हम डीएनए प्राप्त कर लेते हैं। ये सैंपल के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? सैंपल लेते हैं, और इससे हम डीएनए प्राप्त करते हैं। सैंपल से साथ साथ जो मान लीजिए 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं, 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, तो ये जो सैंपल का डीएनए जिस व्यक्ति से मिलेगा वही अपराधी व्यक्ति कहलाएगा। शेष व्यक्ति निर्दोष होंगे। निर्दोष व्यक्ति को भारत की संविधान में ये लिखा गया है कि किसी भी निर्दोषी व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए भारत में क्या होता है कि कोई भी केस होता है तो जब तक उसका पूर्ण रूप से सर्वे नहीं कर लिया जाता, जब तक पूर्ण रूप से उसकी विवेचना नहीं कर ली जाती, जब तक पूर्ण रूप से उसका ध्यानपूर्वक उसके बारे में एनालिसिस नहीं कर ली जाती, तब तक उस पर सज़ा नहीं सुनाई जाती। कहीं निर्दोष व्यक्ति सज़ा ना पाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, दोषी व्यक्ति का डीएनए सैंपल, मतलब दोषी व्यक्ति जो होता है उसका हम डीएनए सैंपल लेते हैं, और जो अपराधी यानी क्राइम स्थान से हमें डीएनए प्राप्त हुआ है उसका हम डीएनए चेक करते हैं। जो मैचिंग करता है, मान लीजिए 5 व्यक्ति 4 व्यक्ति पकड़े गए, तो जिसका डीएनए मैचिंग करता है वही अपराधी व्यक्ति कहलाता है। अब इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट, जो सैंपल होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं।
जो सैंपल होता है उसका हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, यानी किस सबसे पहला पॉइंट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाद में सबसे पहले सैंपल का हम इंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में, रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा हम ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है इसके द्वारा हम डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं। कौन सा डीएनए? जो हमारा नॉन कोडिंग डीएनए होता है, 0.1% डीएनए होता है नॉन कोडिंग डीएनए, इसको हम सबसे पहले जो सैंपल होता है, सैंपल में जो डीएनए प्राप्त होते हैं उस डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं। तोड़ने के पश्चात जो नॉन कोडिंग, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इस डीएनए को दूसरा पॉइंट मतलब दूसरा क्या कहते हैं, अपकेंद्रण विधि द्वारा इसका डेंसिटी अपकेंद्रण कहते हैं, घनत्व अपकेंद्रण। दूसरा पॉइंट होता है घनत्व अपकेंद्रण, घनत्व अपकेंद्रण करते हैं, अपकेंद्रण करते हैं। घनत्व अपकेंद्रण के फलस्वरूप हमें जो टोटल डीएनए होता है, सैंपल से प्राप्त जो टोटल डीएनए होता है वो हमें दो प्रकार के प्रोब में प्राप्त होता है। एक तो होता है बल्क डीएनए, इस बल्क डीएनए को ही हम अभी इसके पहले बताए थे कोडिंग डीएनए। 99% ये जो होता है 99.9% ये बल्क डीएनए होता है, ये किसी न किसी लक्षण को का जिम्मेदार होता है और इसको बल्क डीएनए कहते हैं। शेष जो छोटा वाला होता है स्टेप, इसको कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये नॉन कोडिंग डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए। ये 0.1% है, 0.1%। इसी को नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं, नॉन कोडिंग डीएनए। ये इसके द्वारा कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में नहीं जाता है, ये लक्षण पहुंचाने के जिम्मेदार नहीं होते हैं, ये सुप्त अवस्था में रहते हैं। इसका पहले कोई उपयोग नहीं था, लेकिन अब इसका जो है जब से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया चालू हुई तब से इसका भी महत्व है, इसके महत्व के बारे में पता चला है। इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इस छोटे वाले स्टॉक को, इस सैटेलाइट डीएनए भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मिनी सैटेलाइट और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट। ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के मतलब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में केवल मिनी सैटेलाइट डीएनए का प्रयोग करते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो बेस होते हैं इसमें 2 से लेकर के 80 तक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड से 80 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर तक पाए जाते हैं, इसलिए हम मिनी सैटेलाइट का उपयोग करते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए का। अगला पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे छोटे खंडों में तोड़ा, उसके बाद घनत्व केंद्रण से इसको यानी अपकेंद्रित किया। एक बल्क डीएनए प्राप्त हुआ, दूसरा जो है सैटेलाइट डीएनए प्राप्त हुआ, जिसमें मिनी सैटेलाइट डीएनए जो होता है उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एगारोज जेल लेते हैं, एगारोज
जेल, ये एक एलगी से प्राप्त होता है एगारोस जेल, और इसकी एक प्लेट बनाते हैं। उस प्लेट में एगारोस जेल में प्लेट बनाते हैं और इसमें थोड़ा सा 2-3 गड्ढा होता है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का ये डीएनए है, इसमें पहला क्रोमोसोम है, पहला क्रोमोसोम जोड़े में पाया जाता है, एक माता से प्राप्त हुआ, दूसरा पिता से। दोनों क्रोमोसोम यहाँ पर मान लीजिए जो सैटेलाइट डीएनए है उसमें ये क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है, मान लीजिए ACTH और GT है, ACGT। मान लीजिए 3 ये ACGT एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन, ये तीनों एक 3 रिपीटिंग क्रम में 1 2 3 रिपीटिंग क्रम में है। दूसरे में मान लीजिए 4 रिपीटिंग क्रम में है, 1 2 3 4। तो इनको इसी में रख देते हैं, पहला और दूसरा। उसके बाद इसको एनोड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड पर ऋण चार्ज होता है, और यहाँ पर ये कैथोड बनाते हैं। तो ये इधर जब एनोड लगाते हैं तो ये पॉजिटिव तरफ की जो है पॉजिटिव की तरफ भगता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है, जो इसका डीएनए होता है, जो हल्के डीएनए होते हैं वो दूर जाते हैं, और जो भारी डीएनए मतलब भारी रिपीटिंग क्रम होते हैं वे आगे ही रुक जाते हैं। सपोज कि ये 4 वाला है, 1 2 3 4, और ये 2, इसमें 2 रिपीटिंग क्रम है। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का है, उसमें मान लीजिए 5 है पहला, और दूसरा 3 है, तो 3 वाला यहाँ आगे यहाँ पर रुक जाए। एक यानी जो हल्के डीएनए होते हैं, जो हल्के रिपीटिंग क्रम होते हैं वो दूर जाते हैं, जो भारी रिपीटिंग क्रम होते हैं वो पहले ही रुक जाते हैं। शेष अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे। धन्यवाद।